Hey guys, good morning. Welcome to Victoria Falls, Zimbabwe. This is going to be the first video that I'm going to make it in Hindi because this is a very special place. It is considered as one of the natural wonders of the world, and I would want all my friends, all my family members to see this video. And there are some who don't understand English, so I would like to have this in Hindi so all of them can see and can understand what I'm trying to explain about this place. So okay, बड़ा अजीब लग रहा है हिंदी में बोलते हुए, लेकिन चलिए. तो मैं इस समय विक्टोरिया फॉल्स में हूँ, ज़िम्बाब्वे में. और मेरे को ज़िम्बाब्वे में आए हुए तकरीबन एक हफ़्ते के ऊपर हो चुका है. और मैं ज़िम्बाब्वे के कैपिटल हरारे में था. और आप लोगों के साथ में थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मेरी अभी तक की जर्नी कैसी रही है. तो 10 तारीख को मैं हरारे पहुँचा था, और उसके बाद फिर मैंने वहाँ सिटी में ही लोकल टूर किया. वहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो. और मेरे कुछ एक दोस्त भी थे हरारे में जिनको मैं दुबई से जानता था. तो मैंने उन सब लोगों को कांटेक्ट किया और वो मुझसे मिलने आए. और मेरे लिए ट्रैवल काफ़ी इजी हो गया था हरारे के अराउंड, क्योंकि आपके साथ जब आपके जान पहचान के लोग हो तो वो चीज़ें बहुत आसान कर देते हैं आपके लिए. मुझे पता नहीं कि वीडियो में आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं. यहाँ से वाटरफॉल्स अभी थोड़ी दूरी पे है, लेकिन मेरे को आवाज़ सुनाई दे रही है पानी की. वो देखिए उस साइड पे है, अभी हम उधर ही जा रहे हैं. और तो हरारे में मैं पूरा तकरीबन एक हफ़्ते से था. उसके बाद मैं थोड़ा शहर से भी बाहर निकला था. तो उनके नॉर्थ साइड में वेस्ट माशोनालैंड में इनकी जो कैपिटल है चिन्होई, वहाँ की केव्स बड़ी फेमस है. तो मैं वहाँ गया था. और उसके बाद फिर वापस हरारे में फिर अभी 3 दिन पहले मैं माशविंगो गया था. वहाँ की कैपिटल भी माशविंगो है. तो वहाँ माशविंगो में मैंने ग्रेट ज़िम्बाब्वे देखा. वो यहाँ की वन ऑफ द मेन अट्रैक्शंस है. और आप लोगों का भी मैं दिखाता हूँ कि इस साइड जहाँ पे मैं हूँ एंट्रेंस के नज़दीक, यहाँ से विक्टोरिया फॉल्स का व्यू कैसा है. और फिर मैं माशविंगो टूर करके मैं वापस हरारे आया था. उसके बाद अभी कल नहीं परसों इवनिंग में मैं बुलावायो के लिए निकला. बुलावायो जो ज़िम्बाब्वे की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है. फिर कल का दिन मैं बुलावायो का सिटी टूर कर रहा था. जो भी वहाँ की मेन जो जगह हैं वो सारी मैंने देखी, जैसे कि वहाँ का म्यूज़ियम. ये पीछे आप स्टैचू देख रहे हैं, ये एक तरीके से जो विक्टोरिया फॉल्स के जो फाउंडर थे उनका स्टैचू है. इनका नाम डेविड लिविंगस्टोन था. लेकिन जो ये फॉल्स है यहाँ पे पहले से ही थे, लेकिन जो ये फेमस हुआ वो इनके कारण. और इन्होंने ही इस फॉल्स का नाम विक्टोरिया फॉल्स रखा है. यहाँ की लोकल लैंग्वेज में जो नेदेबेले है उसमें इसको एक दूसरे नाम से जाना जाता है. यहाँ पे कोशिश हुई थी कि उसको ऑफिशियली उस नाम से ही रखा जाए, लेकिन लोगों के लिए प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल था. तो उन्होंने डिसाइड किया कि इसको विक्टोरिया फॉल्स ही कहेंगे. ये कुछ इंफॉर्मेशन है. 16 नवंबर 1855. सो बुलावायो में मैंने सिटी टूर किया. उनका एक
म्यूज़ियम है, उनकी एक आर्ट गैलरी है, इसके अलावा एक ट्रेन म्यूज़ियम है और उनका सिटी हॉल, एक उनकी फ्ली मार्केट, ये सारी जगह मैंने कल देखी। और उसके बाद कल आफ्टरनून में मैंने बुलावायो से बस ली विक्टोरिया फॉल्स जाने के लिए, जो एक सही डिसीजन नहीं था। अगर आप लोगों को कन्वीनियंस चाहिए तो आप फ़्लाइट बुक करा सकते हो, हरारे से भी और बुलावायो से भी। हरारे से आपको डेली फ़्लाइट मिलेगी, बुलावायो से आई थिंक ऑल्टरनेट डे पे है। तो मैंने बुलावायो से, देखिए कैसा लग रहा है ये, तो आप फ़्लाइट भी बुक करवा सकते हो हरारे से। अभी जो रेट चल रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट जुलाई 2025, ऑन एन एवरेज आपको $200 पे करने पड़ेंगे, जो बहुत महंगे हैं, क्योंकि तकरीबन 1 घंटे की फ़्लाइट है और 1 घंटे की फ़्लाइट के लिए आपको $200, तकरीबन 18-19 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे। और बुलावायो से भी तकरीबन उतना ही आपका अमाउंट लगेगा, $170-180 के आसपास। तो अगर पैसों का इशू नहीं है तो आप फ़्लाइट ले सकते हो, नहीं तो हरारे से आप बुलावायो आइए, उसके बाद बुलावायो से आप विक्टोरिया फॉल्स जा सकते हो। और वीआईपी सर्विस नहीं है, नॉर्मल बसेस होती है जिसका तकरीबन $15 आपको पे करना पड़ेगा। और जर्नी तकरीबन 8.5 से 9 घंटे की है। रास्ता भी ठीक नहीं है, ये लोग वहाँ पे रोड्स की मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो जिसके कारण कई सारे आपको डे टूर लेने पड़ेंगे। रास्ता काफ़ी लंबा हो जाता है, नॉर्मली 5.5 से 6 घंटे वाला रास्ता आपको तकरीबन 8.5 से 9 घंटे आपको लगेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि तकरीबन 9 घंटे की जर्नी में 3 से 4 घंटे आपका जो सफ़र है वो बहुत ही बेकार रोड के थ्रू होते हुए जाएगा, क्योंकि वो जंगलों के बीच से है, तो सारे आपकी छोटी छोटी रोडें और बहुत आपको मतलब वहाँ पे डस्ट वगैरह दिखेगा। लेकिन हाँ, अगर इफ़ यू आर यंग इनफ तो जाइए, करो, एक्सपीरियंस करो। तो ख़ासकर इंडिया में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी भी है, तो कुछ ऐसा नहीं है कि बड़ा अनयूजुअल हो गया ये वो। सो इंडिया में इससे भी ख़राब रास्ते हैं, तो उस हिसाब से मैनेज हो गया था। लेकिन बढ़िया ये था कि बस लगातार चलती रही। प्रॉब्लम तब होती है जब बस आपकी रुक जाए कहीं पे, ट्रैफिक ज़्यादा हो, आधे पौने घंटे तक आप वहीं पे फंसे रहो। तो लकीली कल वो चीज़ नहीं हुई और तकरीबन मेरे से 8 साढ़े 8 घंटे के अंदर मैं विक्टोरिया फॉल्स पहुंच गया था। और वही मेरा गोल था कि मेरी इच्छा थी कि मैं विक्टोरिया फॉल्स अर्ली मॉर्निंग आके देखूं जब ये ओपन हुए। तो कल मैं रात को पहुंच गया था अपने हॉस्टल में, जाके मैं अपना मतलब तकरीबन 10 साढ़े 10 के आसपास मैं हल्का फुल्का खा के मैं फिर सो गया था। और सुबह फिर 4:45 बजे उठा मैं, और उसके बाद फिर यहाँ उधर से टैक्सी ली। टैक्सी अगर आप अपने हॉस्टल या होटल के थ्रू बुक करवाओगे तो वो आपसे $5 $7 बोलेंगे, लेकिन वो काफ़ी दूर है। तो अगर आप जिम्बाब्वे आ रहे हो तो इनकी एक ऐप है इन ट्रैवल के नाम से, ग्रीन कलर का लोगो है उसका, वो सबसे बेस्ट ऐप है। आप उसमें जाइए, आपको वो एस्टिमेट फेयर बता देगा और वो बहुत रीज़नेबल होता है आपका। तो $2 से $3 आपको आपके हॉस्टल से यहाँ आने में लगेंगे। मेरा हॉस्टल से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पे था, तो $2 मैंने उसके पे करे। बाकी रही बात विक्टोरिया फॉल्स की टिकट की, बहुत महंगा है इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए, $50। वहीं पे अगर आप जिम्बाब्वियन हो तो आपके लिए सेम वही एंट्री $7 की है, बहुत महंगा है। आप ज़ाम्बिया की साइड पे जाओगे बॉर्डर क्रॉस करके, जहाँ मैं जाऊँगा, लकीली मेरा ज़ाम्बिया का वीज़ा आ गया कल आफ्टरनून में। काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहा था। उन लोगों ने मेरा कवर लेटर जो है उसको रिजेक्ट कर दिया था कि उसके नीचे मेरे सिग्नेचर नहीं थे। फिर सिग्नेचर करके मैंने वो दोबारा सबमिट करा और फाइनली कल मेरा वो वीज़ा आ गया। एक दिन भी अगर वो लेट होता तो मैं ज़ाम्बिया नहीं जा पाता, लेकिन कल आ गया। तो मैंने फिर प्लानिंग करी, तो आज आफ्टरनून में मैं ज़ाम्बिया जाऊंगा, उनकी साइड से विक्टोरिया फॉल्स देखूंगा
और वहीं पे उनका एक शहर है लिविंगस्टोन, वहाँ पे मैंने अपने लिए होटल बुक करवा लिया आज रात के लिए। तो और वहाँ से विक्टोरिया फॉल्स की टिकट मेरे ख्याल से $25 या $30 है, लेकिन चलो ठीक है, यहाँ पे $50 ले रहे हैं बेफिजूल के। ठीक है, मेरे को ये कंट्री बहुत पसंद है और यही रीज़न है मैं इसलिए ज़िम्बाब्वे आया। कुछ गलत नहीं बोलना चाहता, अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लोग अच्छे हैं और मेरे को तो वैसे भी इस कंट्री से मतलब इतना लगाव है मेरे को। लेकिन बस ये विक्टोरिया फॉल्स की टिकट $50 बहुत ज़्यादा है। कुछ करा भी नहीं है, ये मतलब नेचुरल चीज़ है, ये देखने के लिए आपसे वो $50 ले रहे हैं अगर तकरीबन 4,500-5 हज़ार रुपये, तो कोई मतलब नहीं बैठता। और मैंने कई सारे टूरिस्टों को भी देखा जो यूरोप से आते हैं या अमेरिकन कंट्रीज से आ रहे हैं। यूएसए की बात नहीं कर रहा हूँ, अमेरिकन कंट्रीज़ में साउथ अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन सब आ जाता है, नहीं तो आप लोगों को लगेगा क्या बोल रहा है। तो उन लोगों की भी सेम यही मतलब कंप्लेन थी कि बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं ये लोग यहाँ पे। कोई ऑप्शन है नहीं, चलो, लेकिन ये है कि एक बार आ गए, एक बार एक्सपीरियंस कर लिया। और इस बार अच्छा ये है कि वाटर लेवल जो है वो काफ़ी हाई है। लास्ट ईयर जुलाई 2024 में इसके आधे से भी आधा था पानी यहाँ पे, लेकिन इस बार काफ़ी अच्छा है। और बस आपका अब इसके बाद वाटर लेवल कम होता चले जाएगा, क्योंकि इनका जो ड्राई सीज़न है वो आपका अगस्त से शुरू होगा। और आपने कुछ एक वीडियोस वगैरह देखे होंगे जिसमें लोग आपको विक्टोरिया फॉल्स में वो लेटे हुए दिखते हैं, पिक्चर्स वगैरह वीडियोस वगैरह आप देखते हो, तो वो आपका डेड्स पूल है जो आपका ज़ाम्बिया की साइड पे है मेरे ख्याल से। लेकिन वो अभी ओपन नहीं होगा क्योंकि आप वाटर का लेवल देख रहे हो यहाँ पे, तो शायद 1.5-2 महीने के बाद वो शुरू करेंगे। उसके लिए भी आपको इनका पैकेज लेना पड़ता है जो तकरीबन $80 या $100 का होता है। तो चलिए जाते हैं आगे, देखते कैसा है। मैं पॉज कर देता हूँ वीडियो को तब तक। थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस साइड जाना है, इस साइड जाना है या उस साइड जाना है। मेरे ख्याल से इस साइड ही होगा, इधर तो कुछ है नहीं। देखिए यही फ़ायदा होता है सुबह जल्दी आने का, यू कैन एक्सपीरियंस द सनराइज़। मैं अभी भी जगह ढूंढ रहा हूँ कि एग्जैक्टली जाना कहाँ पे है। इधर राइट साइड में कुछ नहीं है, डेड एंड है। इस साइड से मैं अभी आया हूँ, जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद एक लेवल नीचे जाना पड़ेगा। शायद यहाँ से एक लेवल नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये रूट भी नहीं लग रहा मेरे को जो सही होगा। चलिए तब तक आप लोगों से थोड़ी और बात कर लेता हूँ। और ये भी अच्छा है कि लोग नहीं है आसपास, थोड़ा अजीब सा लगता है जब लोग आसपास होते हैं वीडियो बनाने में। तो इसीलिए अभी रिसेंटली जो भी मैंने ट्रैवल किया वहाँ पे मैं ज़्यादा वीडियो वगैरह बना नहीं पा रहा था। यूरोप गया था मैं, यूरोप में कई सारी कंट्रीज़ देखी, लेकिन हाँ वीडियोस नहीं बनाए। 2-3 है जो यूट्यूब पर डाले थे मैंने, उनके पीछे रीज़न था। तो मेरा प्लान तो जैसे मैंने बताया कि आज ज़ाम्बिया जाऊँगा, बाकी लिविंगस्टोन में मन था लुसाका भी जाता वहाँ की कैपिटल में, लेकिन वहाँ से वो तकरीबन 7-8 घंटे की दूरी पे है और वो इस बार पॉसिबल हो नहीं पाएगा। वो इसलिए क्योंकि कल आफ्टरनून 1 o'clock मेरी यहाँ विक्टोरिया फॉल्स से फ़्लाइट है नमीबिया के लिए, विंडूक। वो एक दूसरी कंट्री है जहाँ मेरी बहुत लंबे टाइम से जाने की इच्छा थी, एक ज़िम्बाब्वे और एक नमीबिया। और फॉर्चुनेटली वहाँ का भी वीज़ा आ गया, टाइम पे नहीं आया, जिसके कारण थोड़े मेरे खर्चे ज़्यादा हो गए, क्योंकि रिटर्न फ़्लाइट मैंने बुक नहीं करी थी।
ये श्योर नहीं था कि जिम्बाब्वे से रिटर्न करूँगा, ज़ाम्बिया से रिटर्न करूँगा या नमीबिया से रिटर्न करूँगा। नमीबिया का वीज़ा अप्लाई करे हुए तकरीबन 15-16 दिन हो गए थे और उन लोगों ने वीज़ा इशू नहीं किया था। और फिर दुबई एयरपोर्ट में वो लोग मेरे को वो चेक इन काउंटर पे अलाउ नहीं कर रहे थे कि तुम्हारे पास रिटर्न फ़्लाइट नहीं है। तो वीज़ा ना ज़ाम्बिया का आया था ना नमीबिया का आया था, तो उस वजह से मेरे को ज़िम्बाब्वे से ही रिटर्न करना पड़ा। और फिर मैं जब ज़िम्बाब्वे पहुंचा अगले दिन नमीबिया का वीज़ा आ गया। तो खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि अब ज़िम्बाब्वे से नमीबिया जा रहा हूँ, नमीबिया से फिर वापस ज़िम्बाब्वे आऊँगा और यहाँ विक्टोरिया फॉल्स आऊँगा। और यहाँ से हरारे जाने के लिए मेरे को वो $200 वाली जो फ़्लाइट थी वो लेनी पड़ी। उसके बाद फिर हरारे से मेरी 27 तारीख की मॉर्निंग की मेरी रिटर्न फ़्लाइट है केनिया एयरवेज़ के साथ में। तो जितना खर्चा यहाँ अंदर ट्रैवल करते हुए नहीं हुआ, उससे ज़्यादा का खर्चा मेरा फ़्लाइट्स का हो गया। यहाँ रीज़न पता नहीं क्या है, यहाँ की बात नहीं है ज़िम्बाब्वे की, नमीबिया के अंदर भी अगर आपको डोमेस्टिक फ़्लाइट्स लेनी है तो वो आपका ऐसी $170 $200 इस अमाउंट की पड़ती है। तो अफ्रीका में अगर आपको ट्रैवल करना है तो बजट एयरलाइंस का सिस्टम यहाँ पे नहीं है, जो आपको एशिया में, हमारे इंडिया में, यूएई में विज़ एयर के थ्रू, या फिर आपके यूरोप में रायन एयर, विज़ एयर, एंड देयर आर सम अदर्स सेवरल वेबसाइट्स दैट यू कैन यूज़ इट टू बाई चीप टिकट्स। लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं वही सोचता हूँ कि इंडिया में एटलीस्ट ये है कि जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं उनके पास ये ऑप्शन है कि दैट दे कैन स्टिल टेक फ़्लाइट्स फॉर रीज़नेबल अमाउंट। बट अगर यहाँ पे जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं उनको अगर फ़्लाइट लेनी तो वो कहाँ से लेंगे, क्योंकि टिकट के प्राइसेस बहुत महंगे हैं। मेरे को ही खुद इतना महंगा लग रहा है, तो यहाँ के लोगों की तो फिर बात ही क्या है। और मेरी यहाँ पे कुछ एक लोगों के साथ में बात हुई भी थी हरारे में, एज उनकी 55-60, लेकिन उन लोगों ने आज तक विक्टोरिया फॉल्स नहीं देखा, उन लोगों ने आज तक ग्रेट ज़िम्बाब्वे नहीं देखा। क्यों? वो यही बोल रहे थे कि बहुत महंगा है। तो लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है यहाँ पे लोगों के लिए इफ़ यू आर नॉट अर्निंग वेल। सो ये तो कंफर्म हो गया है यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ इस समय, स्टैचू के नज़दीक दिख रहा होगा पूरा वो। तो ना आप राइट जा सकते हो ना आप लेफ़्ट जा सकते हो, आपको इधर से नीचे जाना है। उधर रास्ता था, मैंने लोगों को जाते हुए देखा था, लेकिन नीचे ऐसा लग रहा था जैसे जाऊंगा तो पूरा मैं भीग जाऊंगा, पूरा वहाँ पे वो धुआं। अभी मैं मैसेज मतलब वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा था और अभी पता चला मेरे को कि वीडियो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं क्योंकि पॉज हुआ हुआ था। तो रिपीट कर देता हूँ अगर वो चीज़ें रिकॉर्ड ना हुई हो तो मैं कह रहा था कि इस बार यहाँ विक्टोरिया फॉल्स में मैंने डिसाइड किया कि मैं लंबा टाइम यहाँ पे गुजारूँगा, क्योंकि जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो हमेशा जल्दबाजी रहती है, टाइम बहुत कम होता है। ओके, ये रहा मेन फॉल्स इस साइड पे है, यहाँ नज़र नहीं पड़ी थी। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इस बार मैं यहाँ पे तसल्ली से आऊँगा, पूरा टाइम यहाँ पे दूँगा। इनिशियली प्लान ये था कि पूरा दिन निकालूँ यहाँ पे, लेकिन फिर कल ये जो ज़ाम्बिया का जो वीज़ा आया है इसके कारण थोड़े चेंजेस करने पड़ गए। थोड़ा एक ये फ़ायदा हो जाता है जब आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो कि दूसरे आपके साथ में होंगे तो आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती अपने शेड्यूल को इस तरीके से चेंज करने की। तो पहले जो रिकॉर्ड किया था जो आया नहीं था पता नहीं, तो रिपीट कर देता हूँ। आज स्पेशल डे है, मेरे छोटे भाई का बर्थडे है 18 जुलाई, और उसके बर्थडे पे मैं यहाँ विक्टोरिया फॉल्स में आया हूँ। तो ये एक स्पेशल ओकेजन है मेरे लिए। हैप्पी बर्थडे रवि, मेरा भाई। तो हाँ, तो देखते हैं, ज़ाम्बिया का आज है, आज आफ्टरनून में निकलना है वहाँ के लिए, लेकिन मैं सुबह 6 बजे पहुँच गया था तो मेरे पास पूरा टाइम है, मतलब मैं तकरीबन 7-8 घंटे भी यहाँ पे निकाल सकता हूँ। इनके 13 या 14 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो अपना आराम से
वीडियो बनाते हुए देखते हुए जाते हैं इनके पॉइंट्स को। अब देखो, अब थोड़ा यहाँ से क्लियर है व्यू। It's amazing, right? That's why it is known as the natural wonder of the world. और अच्छा है कि इस टाइम पे आया मैं। आना तो वैसे मई जून के टाइम पे चाहिए था, तो वाटर लेवल उस समय इससे भी ज़्यादा हाई होता, लेकिन ये भी इस समय फुल फ्लो में है। जैसे मैंने बताया कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, उस लास्ट ईयर अगर 500 कुछ था वाटर लेवल, तो इस बार 1500 या 2000, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं कि नंबर्स में है क्या, लेकिन तकरीबन 3 गुना ज़्यादा पानी है लास्ट ईयर जुलाई की कंपैरिजन में यहाँ पे। यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में है, स्मोक दैट थंडर्स। तो ये धुआं आप देख रहे हो जो ये आ रहा है, और थंडर्स मतलब जो ये आवाज़ आपको सुनाई दे रही है इस समय। ये तो पहला पॉइंट है। चलिए आगे अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, वहाँ से और बेटर होगा व्यू। ऑलरेडी 3 पॉइंट्स हम लोगों ने देखे हैं। यह है पॉइंट नंबर 4। वीडियो बनाने का मन करता है, करो चलो रिकॉर्डिंग अपनों के लिए, अपनी मेमोरी के लिए, लेकिन बस वही जो टाइम का जो इशू हमेशा होता है, या तो मैं घूमूं या फिर मैं वीडियो बनाऊं। ये देखिए पॉइंट नंबर 4। वही सेम इशू, टूरिस्ट आ जाते हैं तो फिर वो अजीब लगता है बोलने में। चलिए पॉइंट नंबर 5 में जाते हैं फिर। अब नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स एग्जिट 100 मीटर। लेट्स कंटिन्यू आवर एक्सकर्शन टू सी द रिमेनिंग पॉइंट्स ऑफ विक्टोरिया फॉल्स। Sorry folks, my non-Indian subscribers or non-Indian friends. Unfortunately, I'm preparing this video in Hindi. It's because I want my friends and family to see this video. And also, like fellow Indians can also see it and understand what I'm trying to explain here. सो गाइस पॉइंट नंबर 5 नाउ। ये पीछे टूरिस्ट, उधर मैं खड़ा था उधर आ गए, उधर से मैं निकला तो इधर आ गए। अगर उधर से इनको इतनी जल्दी निकलना होता तो मैं वहीं पे रुक जाता। चलो अब क्या करें, आओ नेक्स्ट पॉइंट देखो तुम लोग।
ये लोग आ रहे हैं यहाँ पे, जो पीछे देख रहे 3 जाते हुए, गिनती के 5-10 सेकंड देख रहे हैं और निकल रहे हैं। तो शायद इन लोगों के पास टाइम कम होगा, लेकिन जैसे मैंने बोला कि मैं तो पूरी तसल्ली से आया था, आराम से यहाँ पे अभी 5-6 घंटे यहाँ पे निकाले हैं मैंने। तो आप लोग वो सारे पॉइंट्स दिखाऊँ, उसके बाद मोबाइल बंद करके फिर अकेले में एंजॉय करूँगा ये सारे व्यू पॉइंट्स, प्लस फ़ोटो वगैरह भी लेनी है तो वो भी कर लेंगे। थोड़ा इससे भी बनाऊँगा वीडियो, इसमें क्लैरिटी अच्छी ना आपकी GoPro में, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना लूँगा इंग्लिश में, तो जो थोड़े दूसरे जो ट्रैवलर्स हैं उनके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँगा। फिर आप लोगों को शायद आवाज़ पता नहीं अब इसमें बाद में सुनाई देगी कि नहीं, क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है बैकग्राउंड में, लेकिन अच्छा रहेगा अगर आपको आवाज़ मेरी सुनाई दे रही हो उसमें, क्योंकि जो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी इच्छा है ज़िम्बाब्वे आने की, तो उनके लिए अच्छा रहेगा। मेरे को बताने के लिए इतने लोग थे नहीं, लेकिन खुद के एक्सपीरियंस से ऑलमोस्ट 1 हफ़्ता यहाँ पे रहने के बाद तो इतनी नॉलेज हो गई है कि मैं किसी को गाइड कर सकूँ जो ज़िम्बाब्वे आना चाह रहा हो। देख लो पानी का फ्लो इतना फास्ट है कि वो ऐसा लग रहा है जैसे पानी नहीं हो, जैसे वो दूध होगा आपका पूरा सफ़ेद, और नीचे भी जब वो जा रहा है पूरा सफ़ेद आपका। इतना तेज़ प्रेशर है पानी का कि उस प्रेशर की वजह से आपको ये मिस्ट जो है, आपको क्या बोलोगे उसको आप लोग, इंग्लिश में मिस्ट है तो धुआं ही समझ लो पानी के जो छींटे वगैरह जो हैं। लेकिन ये कि 0.5 तक अभी तक मैं भीगा नहीं हूँ, तो शायद अभी 0.7 0.8 जब आगे जाएंगे तो वहाँ पे अपना भी भीगने का टाइम आ जाएगा, हो जाएगा। चलो विक्टोरिया फॉल्स के पानी से भीग भी लेते हैं थोड़ा, इसीलिए जैकेट लेके आया था मैं। जैकेट की ज़रूरत है नहीं, इतनी ठंड लगनी थी मेरे को। पावर बैंक भी रखा हुआ है साथ में, वीडियो बनाते हुए अगर बैटरी ड्रेन होगी तो फिर फ़ोन को भी चार्ज कर लेंगे। चलो फिर अगले पॉइंट में चलते हैं। क्या करें, पॉज करें या कुछ बातें करें? चलो कुछ बातें कर लेते हैं। तो बुलावायो में जो मैंने बताया, मैं चाहता था कि एक दिन वहाँ पे रुकता, क्योंकि बुलावायो के बारे में भी काफ़ी पढ़ा हुआ था, और प्लान एक्चुअली कल शाम की 5 बजे की बस लेने का था वहाँ से वो मैंने बुक करवाई थी, लेकिन सुबह मॉर्निंग में तकरीबन कल 9 बजे के आसपास जो एजेंट है उसकी मुझे कॉल आई और कहने लगा कि जो 5 बजे की बस है वो कैंसिल हो गई है, आपको 2 बजे की बस लेनी पड़ेगी। तो गिनती के 4-5 घंटे बचे हुए थे, मैंने फटाफट से नाश्ता वगैरह किया अपना और बाहर चले गया। मैं टैक्सी ली, टैक्सी वाले से बात करी कि मेरे को मेन जो जगह है वो सारी दिखा दे, और मैंने उससे बोला कि जो भी रीज़नेबल अमाउंट है वो तेरे को पे कर दूँगा। बहुत बढ़िया बंदा था, नदे बेले, बहुत फ्रेंडली। $7 की बात हुई, लेकिन जिस तरीके से उसने मेरे को सब कुछ एक्सप्लेन किया, सारी चीज़ें दिखाई, मेरी फ़ोटोज़ वगैरह ली, और अपनी खुशी के साथ, इच्छा के साथ, कहते हैं ना कि अपने दिल से अगर आप किसी को घुमाना चाह रहे हो, उस तरीके का वो बंदा था। तो बड़ा मज़ा आया, मैंने उसको फेसबुक में ऐड किया। और अभी क्या है यहाँ विक्टोरिया फॉल्स आना था, नमीबिया जाना है, ज़ाम्बिया जाना है, तो बजट का कुछ हिसाब नहीं है, पता नहीं कितना ख़र्चा होगा। तो मैं सोच समझ के मैं पैसा खर्चा कर रहा हूँ। तो जो उसको $7 दिए वो बहुत कम थे, अगर सेविंग्स थोड़ी अच्छी होती तो $20 भी दे सकता था मैं उसको, जिस तरीके से उसने वो काम किया घुमाने का। ये अगला पॉइंट वो देख लो भाई, सनराइज़ हो रहा है, इसी के लिए आया था यहाँ पे। नहीं तो आज की भी फ़्लाइट ले सकता था मॉर्निंग की 8:30 की, लेकिन यहाँ विक्टोरिया फॉल्स तक पहुँचते पहुँचते तकरीबन 10:30-11 बज जाते, तो वो नहीं चाहता था मैं। तो बस का 9 घंटे का सफ़र गंवारा था, लेकिन यहाँ पे सुबह पहुँचना था 6 बजे सनराइज़ देखने के लिए, और वो हो गया। इतने साल हो गए हैं अकेले रहते हुए, वहाँ घर में होता था तो मम्मी पापा उठा देते, और अब उनसे दूर होने के बाद आदत खुद ही बन गई है उठने की।
क्योंकि उठोगे नहीं तो कोई उठाएगा नहीं, सोए रहो, हो जाएगा मिस चांस। तो 4-5 अलार्म लगाए हुए थे और जैसे ही पहला अलार्म बजा मैं उठ गया था उसको देखने के लिए। देख लो भाई अगला व्यू पॉइंट। देखो थोड़ा वो देख लो। यहाँ से बाई चांस हो सके उन्होंने पूरी यहाँ पे सारे मेजर्स रखे हुए हैं। कि पूरी आप बाउंड्री देख रहे हो, सारी उन्होंने पूरे जगह बनाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई यहाँ से गिर गया क्या बचेगा वो इंसान, कहाँ जाके गिरेगा और कहाँ जाएगा। तो थोड़ा नज़दीक जा रहा हूँ बॉडी के, आप लोगों को थोड़ा व्यू अच्छा मिल सके। अब देखो वो आप लोगों ने जितने भी वीडियोस वगैरह देखे होंगे वो पूरा आपको जो लंबा स्ट्रेच जो दिखता है वो उस साइड पे है। तो चलिए वो देखने चलते हैं। मेरी लाइफ की इस साल की जो ये ट्रैवलिंग जो हिस्ट्री है वो मेरे ख्याल से नहीं, वो सबसे बड़ी ही मेरी ट्रैवल हिस्ट्री रही है इस साल की। अगर मैं काउंट करूं अगर सब ठीक रहा, जाम्बिया और नमीबिया अगर मैंने देख लिया तो तकरीबन 17 कंट्रीज़ बाय द एंड ऑफ जुलाई मेरी कंप्लीट हो जाएगी। 17 कंट्रीज एक 7-8 महीने के अंदर, बहुत ज़्यादा है, बहुत ट्रैवल हो गया इस बार। लेकिन यहाँ जिम्बाब्वे और नमीबिया आने की इच्छा बहुत पहले से थी। जब उम्र मेरी 15-16 साल की थी तब से मेरी इच्छा थी कि मैं यहाँ पे आऊँ। रीज़न भी यहाँ के बारे में मैंने इतनी स्टडी करी हुई है जितनी यहाँ पे शायद जो इनके लोकल्स हैं उनको भी इतनी नॉलेज नहीं होगी। तो इसलिए अजीब लगता है कि मेरे को यहाँ के बारे में इतना सब पता है, इतना मेरा इंटरेस्ट है, उसके बावजूद मुझे यहाँ पे एक इंटरनेशनल ट्रैवल के तरीके से टिकट के प्राइसेस पे करने पड़ते हैं। क्योंकि जो मेरी नॉलेज है मैं यहाँ पे एक तरीके से लोकल कंसीडर किया जा सकता हूँ और लोग बोलते भी हैं कि तुम्हें बहुत नॉलेज है जिम्बाब्वे के बारे में। चलिए फिर चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। थोड़ा फ़ायदा ये भी है सुबह आने का, लोग सारे सो रहे होते हैं, वो लोग अपना आराम से आएंगे 10-11 बजे, तब तक मैं पूरा कवर कर चुका हूँगा। और फिर ये लोग भी आसपास नहीं होते तो मज़ा आता है उसका भी। तो देखो ये बाकी जो ये रास्ता भी जा रहा है ये सारा यहाँ का रेन फॉरेस्ट एरिया है, विक्टोरिया फॉल्स रेन फॉरेस्ट। ये नंबर 1 मेन फॉल्स, तो जो मैं बता रहा था आपको मेन फॉल्स का एरिया वो ये है, देख लो आप। मैं थोड़ा फ़ोन को दूसरे तरीके से पकड़ लूँ ताकि आपको पूरा दिखाई सके।
वाटर प्रेशर इतना ज़्यादा है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है एक्चुअली। दूसरी साइड पे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पूरा धुआं ही धुआं है आपका। मतलब फॉल्स जो हैं वो एक तरीके से पूरे डिसअपीयर हो गए हैं आप। देखो चलिए नेक्स्ट स्टॉप पे चलते हैं फिर। थोड़ा और जिम्बाब्वे के बारे में अगर बताना चाहूँ मैं आपको, तो यहाँ की इन लोगों की अपनी करेंसी है जो इन्होंने तकरीबन 5-6 साल पहले दोबारा इंट्रोड्यूस करी थी, जिम्बाब्वियन डॉलर्स। तो अगर आपको इनकी करेंसी के बारे में पता हो तो 2006-2008 हाइपर इन्फ्लेशन था यहाँ जिम्बाब्वे में, जिसके चलते हुए इन लोगों ने ऐसी डिनोमिनेशंस निकाली थी जिम्बाब्वियन डॉलर्स की, जिसे सुन के मतलब इतनी हैरानी होती है और इतना मतलब मजाकिया लगता है कि मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे कर क्या रही थी और किस किस डिनोमिनेशंस में इन्होंने नोट निकाले हैं, जो मेरे ख्याल से उसी समय हुआ और मेरे को लगता नहीं कि दुनिया में दोबारा ऐसा कभी हो सकता है। डिनोमिनेशंस आप सुनिए, मिलियंस में एक नोट आपका 10 मिलियन का, 50 मिलियन का, मिलियन नहीं उसके बाद बिलियंस में भी 10 बिलियन, 50 बिलियन, 100 बिलियन, और इन्फ्लेशन चढ़ता रहा। और इन लोगों की जो सबसे हाईएस्ट डिनोमिनेशन जो जिम्बाब्वियन डॉलर्स की थी 2007-2008 में 100 ट्रिलियन एक नोट, और उस एक नोट की उस समय भी अगर आप वैल्यू देखते तो मेरे ख्याल से $15-20 होगी, 15-20 US डॉलर्स। तो उन लोगों ने फिर अपनी करेंसी को आउट ऑफ सर्कुलेशन कर दिया था और उस समय इन्होंने US डॉलर्स को इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे एज द मेन मोड ऑफ पेमेंट, और तब से लेके आज तक वही आपका US डॉलर्स ही चल रहा है। तो आप कहीं भी जाए वहाँ पे आपको US डॉलर्स ही पे करने पड़ेंगे। इनकी जो अभी अपनी जो करेंसी इन्होंने करेंसी इंट्रोड्यूस करी, वो मतलब सबसे बड़ी डिनोमिनेशन उसमें 20 जिम्बाब्वियन डॉलर की है, एंड दैट इज़ इक्वल टू 50 और 60 US सेंट्स। तो उसको ये एज अ डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट यूज़ करते हैं। कैश में आपका हर जगह US डॉलर्स चलता है। बाकी लूज़ कैश लेके आओ अपने साथ में, $1-1, $2-2, $5-5, हो सके तो पूरा बंडल लेके आओ। मैं भी वो लाना चाहता था लेकिन हो नहीं पाया, क्योंकि लोगों के पास चेंज नहीं होता, खासकर ड्राइवर्स के पास। आपका बिल होगा $4 का या $3 का, आप $5 का नोट दोगे तो वो आपको चेंज नहीं देगा। चेंज नहीं है, मेरे पास चेंज नहीं है, अब क्या करोगे, टैक्सी में हो आप लोग। तो इस तरीके से मैंने शायद गिनने लगूँ तो $8-9 तो मैंने ऐसे ही अपने ड्राइवर्स को ही मैंने दे दिए, क्योंकि चेंज नहीं था। और लाओगे कहाँ से, तो लूज़ कैश लेके आओ अपने साथ में। और क्या इन्फॉर्मेशन दूँ आपको, रॉबर्ट मुगाबे के बारे में आपने सुना होगा। तो 2018 में उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद यहाँ की जो मेन जो पॉलिटिकल पार्टी है, जानू PF उसको बोलते हैं, तो उन्हीं की पार्टी में से एमरसन मनंगागवा यहाँ के प्रेसिडेंट बने। अभी वो अपनी सेकंड टर्म यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। और क्रिकेट, एज एन इंडियन आप लोगों को जिम्बाब्वे क्रिकेट के बारे में भी पता होगा। तो इस महीने जिम्बाब्वे में ट्रायंगुलर सीरीज़ चल रही है T20, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। तो उसका मैंने एक मैच देखा, फर्स्ट मैच जिम्बाब्वे वर्सेस साउथ अफ्रीका। जिम्बाब्वे लॉस्ट इट बाय 5 विकेट्स, और 2 प्लेयर्स जो उस टीम में अभी खेल रहे हैं मेरे थोड़े नज़दीक हैं वो लोग, क्योंकि वो दुबई में आया करते थे, तो मैं उनको एयरपोर्ट में मिलता था, तो मेरे दोस्त बन गए थे एक तरीके से। एक है सिकंदर रज़ा जो आपके T20 साइड के कैप्टन है, एंड द सेकंड वन इज़ रायन बर्ड। तो रज़ा को मिल नहीं पाया, मैं मैसेज किया था, लेकिन मैच के बाद रायन बर्ड मेरे को मिला था। काफ़ी वेट लूज़ किया उसने अभी, आपका वो अभी ODI टीम और टेस्ट टीम से वो बाहर है, तो फिटनेस पे ध्यान दे रहा था। बहुत पतला हो गया। मैंने पूछा, मेरे को बता रहा था कि 12 किलो मैंने वेट लूज़ किया है। तो अच्छा लगा, तकरीबन उसको
2.5-3 साल के बाद मैंने देखा। अब ये देखो भाई, ये पूरा ओपन एरिया है यहाँ पे, लेकिन दिखेगा कुछ नहीं, पूरा आपका पानी का आपका वो जो मिस्ट जो है आपकी, तो पूरा इसने कवर किया हुआ है, देखो। लेकिन तब भी वो उस साइड से शुरू होता हुआ ये इधर तो तब भी दिख रहा है, लेकिन ये राइट साइड पे मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे विजिबिलिटी कुछ भी नहीं है। ये देखो, ये अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आई यहाँ पूरी, देखो ये बार पूरा यहाँ तक आ रहा है, ये जो पानी के छींटे वगैरह हैं। तो ये एक्चुअली इट्स नॉट अ रेनफॉल, बट वो ड्रॉपलेट्स जो हैं वो आपके ऊपर गिरेंगी यहाँ पे। ये देखो फिर आई है, तो वो जो गेट पे जो मेरे को बोल रहा था कि आप रेनकोट ले लो, वो इसके लिए, वो बारिश ऊपर से नहीं, यहाँ से जो पानी के छींटे आपके ऊपर आएंगे। दोस्तों के साथ आओ तो थोड़ा ये अच्छा रहता है कि आप बातचीत वगैरह कर सकते हो, कुछ ऐसे नज़ारे दिखेंगे तो बोल सकते हो यार क्या नज़ारा है। अकेले किसको बोलोगे, आप लोगों को बोल रहा हूँ बस वीडियो में अभी। तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं फिर। अब पता नहीं वीडियो कैसा बन रहा होगा ये, लेकिन अपनी साइड से कोशिश करिए। और ये पहला वीडियो जो मैंने इतना लंबा 40 मिनट का हो चुका वीडियो ऑलरेडी, अपलोड करने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा इसको। और बाकी इंफॉर्मेशन, एक्साइटेड हूँ, अब विक्टोरिया फॉल्स देख लिया, नमीबिया के लिए एक्साइटेड हूँ। वो भी एक ऐसी कंट्री है जहाँ जाने की बड़ी इच्छा थी मेरी, और फाइनली वो विश पूरी हो रही है। मेरा वीज़ा मेरे पास है, मेरी फ़्लाइट टिकट्स मेरे पास है। ये पॉइंट नंबर 10। इधर भी बच जाएंगे, अभी भीगने से बच जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से वो एक्सप्लेन कर रहा था अपना रेनकोट बेचने के लिए, मेरे को तो लग रहा था नीचे जाते ही बस भीगना शुरू हो जाऊंगा मैं। उतना भी नहीं है, शायद अभी भी 3-4 पॉइंट्स बचे हुए शायद वहाँ पे हो। ये देखिए, ये देखिए यहाँ आ रहा है पानी, क्या आ रहा है ये देखिए, ये मैं गीला हुआ। तो पूरा ऊपर आसमान तक वो सारे उसके छींटे जा रहे हैं। ठीक है, एक बार एक्सपीरियंस कर लिया ये, देखो लाइफ में अब दोबारा कभी मौका मिलेगा कि नहीं। शायद शादी हो जाए तो आएंगे अपनी वाइफ के साथ में यहाँ पे कभी। जो ज़ाम्बिया साइड का जो विक्टोरिया फॉल्स है, वो मैं सोच रहा हूँ कि वो मैं कल देखूँ, क्योंकि पूरे दिन अगर वही विक्टोरिया फॉल्स देखोगे तो थोड़ा बोरिंग सा लगेगा। तो आई कैन स्टार्ट अफ्रेश इन द मॉर्निंग टुमारो, एंड आई कैन गो फ्रॉम द ज़ाम्बिया साइड एंड देन look at the viewpoints from there. But viewpoints are better from Zimbabwe side because 75% of the falls are visible from here, and then the remaining 25 or maybe 30% from the Zambia side. And then all the tourists who are coming to Zimbabwe, often they cross the borders to go to the Zambia side to see the viewpoints from there, because it's very close to one another. So it makes complete sense that you see it from both the sides instead of coming to Zambia later. It's better to do it right now, and it's very simple. Border is just 1 or 2 kilometers away from here. All you have to do is to carry a passport. For other nationalities, especially the one from Europe, they don't even have to apply for visa beforehand. But as an Indian,
we are not even eligible for this Casa Univisa. Just for those people, you know, who are interested to know if we are eligible. No, we are not, because I asked that question when I reached Harare airport, and the immigration officer, he saw my passport and he told me that I was not eligible. And that's what I also read, because if you get that visa, you can go to Zimbabwe, Zambia as many times as you want, unlimited entries within the, you know, validity period. Plus you can also go to one of the national parks in the northern side of Botswana, and in future they might include some more southern African countries, namely Botswana, Angola, Namibia. So that will be good, right? That you pay $50 and you get access to like 6-7 countries. But our Indian passport is so weak, wherever we want to go. But yeah, for Zimbabwe it's visa on arrival, but for Zambia you have to apply beforehand. For Namibia as well. So if you apply through the embassy, you will have to pay $60. As an Indian, you can also apply for e-visa. That's what I got. But the cost for that e-visa is $90, guys. And it's multiple entry. So, okay, now from this point, I can see nothing. And if I get closer, I'm gonna get wet for sure. I'll be soaked. Visibility from this point is zero actually. All you can see is the smoke. Nothing else. You cannot see the falls across the side. And the benefit of, you know, seeing Victoria Falls from Zambia side is that you will be on the opposite end. And then during the dry season, you can actually go to that point from where you see the water flowing downside. So you can actually go, you can sit, you can take pictures, videos in the presence of security guards for sure. But you cannot get that experience from here because falls are on the opposite side. But yeah, when it comes to the views, Zimbabwe provides better. So this is point number 11. I think now hardly 3 or 4 points remaining. So I think it's time for me to stop the video because it's been almost 50 minutes since I'm making this. And I have shown mostly all the major points. So if I do not see something interesting, something better, I think I will end this video. Okay, next point is number 12 and it's known as Livingstone Island. So I think it's an important viewpoint. Let's go there and see. And if you want to cross the border, you will have to use the bridge to go to Zambia. There is a bridge that connects both the countries. एक ब्रिज है वहाँ पे जो आपका जिम्बाब्वे और जाम्बिया को कनेक्ट करता है अगर आपको ऑन फुट आपको अगर बॉर्डर क्रॉस करना है तो ये देखिए हैरान करने वाली चीज़ क्या है यहाँ पे, ये मतलब ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते के लिए 10 दिनों के लिए ऐसा चल रहा है, ये महीनों तक रोज़ इसी तरीके से फ्लो करता है। इतना पानी आता कहाँ से और जा कहाँ पे रहा है ये, मतलब सवाल ये आएगा। टेक्निकली अगर आप देखोगे तो ये आपके सेंट्रल अफ्रीका से ये जाम्बेजी रिवर शुरू होती है, उधर से मैं मैप में चेक कर रहा था कल, उधर से होती भी आपकी एंगोला से आपकी
ज़ाम्बिया से जिम्बाब्वे पे रिवर जा रही है, ज़ाम्बेज़ी। तो इसीलिए जो इन दो कंट्रीज़ के नाम हैं वो भी काफ़ी सिमिलर साउंड करते हैं, जो जिसके ऊपर आपका रिवर का नाम है। जैसे मैंने बताया आपको, ज़ाम्बिया, जिम्बाब्वे, पहले ये एक्चुअली ब्रिटिश कॉलोनीज़ हुआ करती थी अप अंटिल 1918। नॉर्दर्न रोडेशिया एंड सदर्न रोडेशिया, एक जिनके ऊपर इस देश का नाम रखा गया, उनका नाम था सिसिल रोड्स। उनकी ग्रेव बुलावा से तकरीबन 35-40 किलोमीटर दूर एक कोटोमो, अगर सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, कोटोमो एक नेशनल पार्क है, वहाँ पे उनकी ग्रेव है। उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूँ। ही वॉज बॉर्न इन यूके और बचपन से ही उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी एंड इसी कारण उसके पेरेंट्स ने उनको यहाँ सदर्न अफ्रीका भेजा कि शायद यहाँ पे आके उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो जाए। तो शायद वो यहाँ पे दोबारा, भी ये शायद मैं थोड़ा गलत हो सकता हूँ, शायद वो यहाँ आर्मी में थे या रेलवेज़ में थे, तो वहाँ पे उन्होंने काम किया और उनके ऊपर ही ये नॉर्दर्न रोडेशिया फॉर ज़ाम्बिया एंड सदर्न रोडेशिया फॉर जिम्बाब्वे, ये उनके ऊपर ही ये इन देशों के नाम पड़े थे। तो फिर 18 अप्रैल 1980 जानू पीएफ पार्टी, रॉबर्ट मुगाबे, दे वॉन और यहाँ पे जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिला। तो पहले जो यहाँ का जो कैपिटल था उसका नाम सैलिसबरी था एंड देन इट चेंज टू हरारे। पहले इतने सारे लोग दिखे थे यहाँ पे, जब खासकर जब एंटर किया था, पता नहीं कहाँ चले गए वो सारे के सारे, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा इस समय यहाँ पे। या शायद मेरे को ज़रा चेक करना पड़ेगा क्योंकि मैंने वो गेट पे जो उनके व्यू पॉइंट्स के जो मैप था उसकी पिक्चर ली थी। हो सकता है शायद 13-14 पॉइंट्स ना हो कि शायद 17-18 पॉइंट्स हो, शायद वहाँ पे वो लोग दिखे। नहीं तो फिर वही सेल्फी से ही काम चलाना पड़ेगा अपना। एक दूसरा डिसएडवांटेज यहाँ जिम्बाब्वे में जो है पेमेंट का है। आपको हमेशा ज़्यादातर सारी जगहों पर आपको कैश में पेमेंट करनी पड़ेगी, तो बेटर है कि आप अपने साथ में कैश कैरी करो या फिर वही अपना ATM से विड्रॉ करो, लेकिन फिर वो इंटरनेशनल विड्रॉल फ़ीस जो होती है वो शायद थोड़ी ज़्यादा लगेगी, तो कैश लेके आओ, बेटर है। मैं कैश लेके आया था अपने साथ में। ये आ गया अगला पॉइंट नंबर 13, नोन एज द होर्सशू फॉल्स। शायद अभी थोड़ा आगे जाएंगे तो वो जो जिम्बाब्वे और ज़ाम्बिया का जो ब्रिज है वो भी हम लोगों को दिखाई देगा। वो लोग जो मैं बोल रहा था वो वापस आते हुए दिखाई दे रहे थे, इसका मतलब एंड इज़ नॉट टू फार फ्रॉम हियर। ये देखो ये आया पानी। ये देखो पीछे सारे ये यूरोपियंस रेन कोट पे, इन्हीं लोगों की वजह से महंगाई बढ़ती है, जो वो लोग मान जाते हैं। रेन कोट ले लो, रेन कोट ले लेंगे। रीज़न पता क्या है उसके पीछे? क्योंकि मैं तो खुद यूरोप में था अभी, सारे इनके जो मेन सारी कंट्रीज है सारी घूम ली मैंने। उसके पीछे रीज़न ये है कि वहाँ यूरोप में बहुत महंगाई है। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए आपको 1 यूरो 2 यूरो पे करने पड़ते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक पानी की बोतल भी अगर आप ले रहे हो इटली में, तो आपसे वो 1.5 यूरो मांग लेंगे, 2 यूरो मांग लेंगे, तकरीबन 200 रुपये एक पानी की बोतल के लिए। तो जब ये लोग ऐसी कंट्रीज़ में आते हैं और यहाँ पे कोई इनको अगर ओवर चार्ज करने की कोशिश करता भी है तो कितना ओवर चार्ज कर लेगा? पानी की बोतल जो शायद 30 या 40 रुपये की होगी वो इनको शायद 50 या 60 रुपये में दे देगा, तब भी
यूरोप के कंपैरिजन में जो 200 रुपये की वहाँ पे है उनको काफ़ी सस्ती पड़ती है, तो ये फ़र्क पड़ जाता है। बाकी फिर जो हमारे जैसे लोग हैं, सस्ते लोग, सस्ती कंट्री से जो आ रहे, तो हम लोगों को महंगाई थोड़ी ज़्यादा लगती है यहाँ पे। एक वीडियो देखा था मैंने, एक ब्लॉगर था यूट्यूब पे जो शायद अक्टूबर या नवंबर के टाइम पे, जो ड्राई सीज़न होता है उसमें यहाँ पे आया था, और उस वीडियो में जो यहाँ का जो ये व्यू पॉइंट था और जो मैं अभी देख रहा हूँ, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस समय मेरे ख्याल से, इस समय जो आप देख रहे हैं यहाँ पे वाटर फ्लो, शायद इसका 5 या 10% भी नहीं होगा, और वो लड़का उस समय आया था। तो पैसा वेस्ट ही है आपका, $50 आप पे कर रहे हो और कुछ भी नहीं है आपका देखने के लिए। लेकिन ये है, और इसके लिए मैं पूरी रिसर्च करके आया था कि एक आधा क्रिकेट मैच भी देख लूँगा, और विक्टोरिया फॉल्स का जो आपका बेस्ट जो सीज़न है उसमें उस चीज़ को एक्सपीरियंस भी कर लूँगा। और एक ये किस्मत बहुत अच्छी है मेरी कि जैसे मैंने बताया कि लास्ट ईयर जुलाई के टाइम पे इसके आधे से भी ज़्यादा पानी था, तो ये बेस्ट है इस समय मेरे ख्याल से। अगर मैं मार्च अप्रैल में जो इनका सीज़न जो है हाई वाटर लेवल्स का, शायद उसमें और इसमें बहुत हल्का फुल्का ही फ़र्क होगा। तो ये है डेंजर पॉइंट। चलो डेंजर में भी जाके देख लेते कैसा है। लाइफ तो अपनी पूरी डेंजर पे ही निकली है, तो ऐसा कौन सा डेंजर, ये डेंजर यूरोपियंस के लिए है। ओह इट्स टू स्लिपरी, आई कैन नॉट गो। हम लोगों के लिए क्या है यार। हरारे में सारे जिम्बाब्वियंस, मत जाओ बस से, आई बेग यू प्लीज़ डोंट गो, प्लीज़ डोंट गो। दे वर सो मच कंसर्न अबाउट मी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अरे उनको क्या पता भाई, देसी आदमी हूँ, ऐसे ऐसे रास्तों में गया हुआ हूँ इंडिया में बसेस लेके, रोडवेज की, वो 10-11 घंटे बस, पत्थर, गड्ढे, और कैसे कैसे लोग हमारे, कोई मूंगफली खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो नहीं समझते। उनको लग रहा है दुबई से आ रहा है, बहुत सफ़र करेगा। अनकंफर्टेबल था बुलावाई से विक्टोरिया फॉल्स का रूट, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस कमर टूट गई ये हो गया। भाई तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, अभी रात को 10 बजे पहुँचा और सुबह 6 बजे बिल्कुल फ्रेश। वाओ देखो पानी की छींटें वगैरह सारी यहाँ पे आ रही हैं। उधर देखो उस साइड पे, आई थिंक ये एंड है। इसके आगे मेरे ख्याल से और पॉइंट्स भी है, ये लास्ट है यहाँ पे। अब मैं बस 2-4 मिनट के बाद ये वीडियो बंद कर दूँगा, और बाद में अगर टाइम मिला तो शायद ये गोप्रो से यार बेफिजूल में ये नया गोप्रो लिया, एक वीडियो नहीं बनाया, तो आज शायद कुछ वीडियो बना लूँ उससे, कुछ तो फ़ायदा हो नए गोप्रो का, कुछ तो पता चले। इससे पहले था मेरे पास, अगर कौन सा वर्जन है ये भी याद नहीं आ रहा इसका, इससे पहले भी लेटेस्ट वर्जन था, उससे थोड़े वीडियोस बनाए थे मैंने ईरान वगैरह में, लेकिन इससे एक भी नहीं बनाया 7-8 महीने से। अभी 3 महीने के बाद इसका अगला अपडेटेड न्यू वर्जन आ जाएगा। इधर मैं भीग रहा हूँ, इधर मैं भीग रहा हूँ। ओह ओह इधर से जाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। अब लग रहा है पूरी बारिश हो गई है यहाँ पे। मैं एक्टिंग वगैरह नहीं करनी, मैंने ओ माय गॉड ये सब देखा हुआ है यूट्यूब पे, पता है ये सब एक्सपीरियंस होगा, तो कोई शॉकिंग कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो ब्रिज व्यू, बॉइलिंग रॉट, अभी भी मेरे ख्याल से 2-3 पॉइंट्स और बचे हुए हैं यहाँ पे। चलो उधर भी चलते हैं, उधर का भी देख लेते हैं। अब दिखा ही रहा हूँ तो फिर पूरा ही दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे
1 घंटे के ऊपर की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। तो मतलब तकरीबन अभी मेरे को घड़ी देखने की भी ज़रूरत नहीं है, टाइम तकरीबन 7:15 के आसपास होगा या 7:30 के आसपास। तो अब मेरे ख्याल से अब 1-1.5 घंटे के बाद लोग आना शुरू हो जाएंगे यहाँ पे। तो चलो थोड़ा और एक्सपीरियंस करते हैं। जो लोग आए हुए थे यहाँ पे वो सारे वापस जा चुके हैं, तो उन लोगों ने सारे पॉइंट्स देख लिए यहाँ पे। बड़ी जल्दी कवर किया उन लोगों ने, 1 घंटे के अंदर सब कुछ सारे व्यू पॉइंट्स देख लिए। चलिए अच्छा, तो दिख गया जो मैं आप लोगों को ब्रिज की बात बता रहा था, जो जिम्बाब्वे को ज़ाम्बिया से कनेक्ट करता है। आई कैन सी दैट ब्रिज नाउ। वही ब्रिज अभी कुछ घंटों के बाद मैं यूज़ करूँगा टू गो टू ज़ाम्बिया साइड। तो देखिए ब्रिज, देखिए वाला पूरा दिख रहा होगा आपको, येलो कलर की वो रेलिंग्स वगैरह है ऊपर। ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज को ब्रिटिशर्स ने बनाया था जब वो लोग यहाँ जिम्बाब्वे पे कंट्रोल कर रहे थे, जब वो कॉलोनाइज़ कर रहे थे जिम्बाब्वे को, उस समय उन्होंने बनाया था। और एक बात तो है अंग्रेज़ों की, जो चीज़ें इन लोगों ने अपने कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे दुनिया में जो बनाई है वो आज भी हैं। मतलब इतनी मजबूती के साथ ये लोग अपना काम करते थे। इंडिया में भी कई सारी चीज़ें जो ब्रिटिशर्स ने बनाई हुई हैं, और एंड ऑल दोज स्ट्रक्चर्स स्टिल एग्जिस्ट एंड आर इन वेरी गुड शेप। वहीं पे जो हम लोग नई चीज़ें जो बनाते हैं वो बारिश हो जाता है टूट जाएगा। तो है, छोटी सी कंट्री थी, आई एम टॉकिंग अबाउट यूके, और पूरी दुनिया पे राज किया, तो कुछ तो रीज़न होगा उसके पीछे। स्मार्ट थे वो लोग एंड दे वर ऑलरेडी अहेड ऑफ टाइम। हम लोग जिन चीज़ों के बारे में सोचते भी नहीं थे, वो चीज़ें उन लोगों ने उस समय उन्होंने बनानी शुरू कर दी थी। तो ये देखिए लास्ट, मेरे ख्याल से ये लास्ट है, क्योंकि ये ब्रिज व्यू जो बोल रहे हैं वो यही ब्रिज है जो दैट कनेक्ट्स Zimbabwe to Zambia, and thank God that I got my Zambian visa yesterday. एक दिन भी अगर लेट करता, अगर आज दिन में आता हो तो मैं नहीं जा पाता हूँ वहाँ पे, क्योंकि कल मॉर्निंग की नमीबिया की फ़्लाइट है। थैंक्स टू Zambia immigration for granting the visa just in time, so I can use that bridge to go to Zambia side today. And I have already booked the hotel in Livingstone City, and they have already charged me. I was not expecting that. अगर कुछ हो गया इशू, अगर नहीं जा पाया तो वो पैसा भी गया, कुछ $50 उन लोगों ने डिडक्ट करे हैं। तो अब मेरा प्लान क्या है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि ज़ाम्बिया की साइड का मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, तो उसका एक अलग से वीडियो कल बनाऊँगा मैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और चलिए, आप लोगों के लिए ये है कि दोनों जगहों का आपके लिए एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, मतलब आने लायक जगह है। जिम्बाब्वे इज़ अ वेरी नाइस कंट्री, पीपल आर हॉस्पिटेबल, वेलकमिंग, जनरस, दे ऑल स्पीक इंग्लिश, so communication will not be a problem, because I have been to so many countries previously where communication was the main challenge. But in Zimbabwe, everybody speaks English, and they have 10 provinces in Zimbabwe. The main language is English, and then they have their local languages, Shona and Ndebele. So Ndebele language is also spoken in South Africa. So you can consider it as two different territories, like northern Ndebele side and southern Ndebele side, which is in South Africa. So it's a complete different language than Shona. Shona is spoken in other provinces of Zimbabwe. So like from the north, they have West Mashonaland, the capital is Chinhoyi, and then they have Central Mashonaland, the capital is Bindura. Then they have Eastern Mashonaland, the capital is Marondera, and then there is Harare in the center. That is also considered as a province, despite being at the capital of the country. And then there is Midlands, the capital is Gweru,
and then there is Manicaland, the capital is Mutare, and then there is another province called Masvingo, capital is Masvingo. That's where they have the Great Zimbabwe. So in all these provinces, so these are the 7 provinces where Shona is spoken as the main language beside English. And then the 3 provinces on the western side, which is the province of Bulawayo and the Matabeleland North and Matabeleland South. That's where Ndebele is spoken. So yeah, just a little information about Zimbabwe, and I hope you can understand like how deep I know about this country. And it feels so great to be here because I had been reading about this country since my teenage time when I was 14 or 15 years old, and I always wanted to come here, and I couldn't make it earlier because it's not cheap to come to this part of the world. So money was the main factor. My financial condition was the main factor, and that was the reason why it was always delayed. But then I decided that things might never change. I'm 35 now. Maybe I'll be 45 in 10 years, or maybe 55 in 20 years, and my financial condition will always remain the same. So I didn't want to wait that longer. So I decided that it's better to go as soon as possible. So I decided to do it now. I'm glad that I did it. It's expensive, there is no doubt about that, especially the transportation. But glad that I did it. I didn't want to come to Zimbabwe with grey hair. As simple as that. I wanted to come here when I'm still young, when I can still take some nice pictures, and then take lots of memories with me. Special thanks to all those local Zimbabweans in Harare who are very close to me. I wasn't expecting them to do what all they did, especially one family there. I mean, what could I ask for more? They are the one who arranged a private tour for me to go to Chinhoyi to see the Chinhoyi caves. They sent their driver with the car, and he took me there, brought me back. And then the same family also arranged the trip to go to Masvingo to see the Great Zimbabwe with the same driver with the car. And they didn't take anything from me. And I mean, what can I do for these people? What do they expect it from me? Nothing. They are living here, I'm living somewhere in UAE. The expectations are not there, but yet they have done, all these things, and I will always be grateful to this family. For sure they would not be watching this video, but just wanted to share that there are, people in the world who will stand by your side. Okay, some more tourists are coming, so I'll end this video now, and this is the end point also. Okay, so see you tomorrow from Zambia, Livingstone. We'll see the Victoria Falls from the other side. Bye.